इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट ग्रेशियस। आज का जो हमारा लेक्चर है, ऑलमोस्ट एसईओ के तमाम पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एज ए एसईओ एक्सपर्ट या एज ए एसईओ पर्सन हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। इसके अंदर जो एजेंसी एजेंसी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्किंग टुगेदर, मतलब जहाँ पे इकट्ठे एक जगह पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ काम कर रहे हो। वो ऑनलाइन हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं। तो किस तरह से 2026 के अंदर फ्रॉम स्क्रैच आप जो है वो एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, जो एसईओ वर्किंग आपने सीखी है। इसके साथ आप अर्निंग किस तरह से कर सकते हो, इसमें हम एजेंसी बिल्ड करना सीखेंगे, स्केल एंड ऑटोमेशन की तरफ। एक सक्सेसफुल एजेंसी आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं बड़े सिंपल से हैं कि एसईओ एजेंसी स्टार्ट करनी है। जो सर्विसेज आपने सर्विसेज को पॉइंट आउट करना है, जो जो हमने चीज़ें सीखी हैं वो ऑन पेज है, ऑफ पेज है, टेक्निकल है, वो हमने लिस्टिंग देखी है। उसके बाद क्लाइंट्स कैसे फाइंड आउट करनी है, प्राइसिंग सर्विसेज किस तरह से करनी है और इसको स्केल कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करना ही क्यों है? कोई भी बिजनेस है, कोई भी मोस्टली बिजनेसेस को जो है ना वो रेवेन्यू बेस्ड सर्विसेज चाहिए, और ऐसा रेवेन्यू जो रेगुलरली आता रहे, एफर्ट कम लगे, या एक टाइम आप वर्किंग कर लें उसके बाद आपको रेगुलर रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। एड्स में और एसईओ में स्पेशली फ़र्क ये है, जब तक आपके ऐड चलते रहेंगे आपको रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। लेकिन एसईओ के अंदर ऐसा नहीं है। एसईओ के अंदर आप वर्किंग कर रहे हो, आप वर्किंग कर रहे हो, आपने 3 से 4 महीने वर्किंग की, उसके बाद आपको 2 साल काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो वर्किंग है वही आपको इतना बेनिफिट दे देती है कि आगे आप जो है ना रेस्ट भी करो, तो आपके बिहाइंड पे आपकी वर्किंग जो है वो आपको कवर करवाती है। इसकी लाइव एग्ज़ाम्पल अगर बात करें तो पता, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल ही देता हूँ। ठीक, पिछले 2 साल से मैंने लोकेशन भी चेंज की है अपने ऑफ़िस की, ठीक है। मल्टीपल काम किए हैं, खुद मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी ऑपरेट कर रहे हैं। डिफरेंट कस्टमर्स के लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कभी एडवर्टाइज़ ही नहीं किया पिछले 2 साल से। अभी हमने एक ऑफ़र लाइव किया आज़ादी ऑफ़र के हवाले से, ठीक है। तो उसी की बेसिस के ऊपर ही हमारा जो है ना वो सिनेरियोज़ आगे अब बढ़ने शुरू हुए हैं। अब 2 साल बाद जाके हमने एडवर्टाइज़मेंट शुरू की, और इस ड्यूरेशन में हमारी इनकम का अगर ग्राफ देखा जाए तो वो ठीक-ठाक एक एवरेज बंदे से हम कोई जो एवरेज मार्केट में सैलरी चल रही है 70-80 हज़ार रुपया, उससे को हम 3 टू 4 टाइम्स इनकम जनरेट करते हैं। तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए हम कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ कैसे, आपको खुद पता है, आप खुद भी मेरे साथ अटैच हुए थे, तो मैंने कोई एडवर्टाइज़ नहीं किया, आप रेफ़रेंस बेस्ड आए हो। तो इसी तरह से रेफ़रेंस बेस आपने एक पॉइंट पे अच्छा काम किया हो, एक बार आपने अच्छी वर्किंग की हो, उसके बाद आगे आपको रेफ़रेंस बेस ही नेटवर्क इफ़ेक्ट पॉज़िटिव की तरफ जाता है, और आपको रिकरिंग रेवेन्यू आता है। एक बार एफ़र्ट है, रेगुलर उससे रिटर्न मिलता रहना। ये रिटर्न कम हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, लेकिन आप टाइम टू टाइम चीज़ें कवर करते रहो, तो ये चीज़ें सेट हो जाती हैं। रिमोट वर्किंग आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बिल्कुल लो है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या इन्वेस्टमेंट है? बहुत सारी अभी ये आज़ादी के हवाले से या मल्टीपल आगे सीज़न्स के हवाले से आपको बहुत सारे कूपन्स मिल जाएँगे, गोडैडी के, होस्टिंजर के, मल्टीपल, जिसमें आपने क्या करना है, सिंपल जो है वो 600-700 रुपए पर मंथ के लिए 1 साल की आपने होस्टिंग लेनी है, उसके साथ आपको डोमेन फ्री मिल जाएगी। 1 साल के लिए आपके पास वो एक वर्किंग सिनेरियो मिल गया, ठीक है। जिसका थोड़ा-सा खर्चा है, 7-8 हज़ार, 10 हज़ार तक खर्चा हो जाएगा। ठीक है। ये मैक्सिमम 13,000 रुपए तक का खर्चा है, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पूरा साल आपने इससे इनकम जनरेट करनी है। लो इन्वेस्टमेंट है, रेगुलर इनकम आती रहती है, डिमांड इसकी बहुत हाई है, ग्रोइंग डिमांड है, और ये रिमोट वर्क आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, आपको लैपटॉप, पीसी या व्हाटएवर इंटरनेट साथ चाहिए। उसके बाद सबसे पहला स्टेप इसमें नीच चूज़ करना है। यहाँ पे नीच मैं वर्ड डिफाइन कर दूँ, नीच किसी भी स्पेसिफिक फील्ड को बोलते हैं। सपोज़ क्लोथिंग एक जनरल कैटेगरी है, क्लोथिंग एक बिज़नेस है। क्लोथिंग के अंदर आप सेपरेट जाएँ, किड्स क्लोथिंग के अंदर, तो पता चलेगा कि क्लोथिंग में लेडीज़ क्लोथिंग, जेंट्स क्लोथिंग, और उसमें जेंडर बेस्ड वेरिएशंस भी हैं। फिर टॉप्स अलग से हैं, बॉटम्स अलग से हैं, फिर कैजुअल्स अलग से हैं, फॉर्मल अलग से हैं, ठीक है, नाइट ड्रेसेस अलग से हैं।
तो मतलब वो बिल्कुल एक डिफरेंट वैरायटीज में से आप एक किड्स क्लोथिंग चूज कर लेते हो, तो आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक छोटी फील्ड सेलेक्ट करते हो। तो इसी तरह से एसईओ के अंदर या फील्ड्स के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल लोकल एसईओ एक स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें आप किसी लोकल एरिया के अंदर टारगेट करते हो और उसको एडवर्टाइज करते हो। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स एक अलग सेक्टर है। हेल्थ केयर ये एक अलग सेक्टर है। रियल एस्टेट एक अलग सेक्टर है। सास सास बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन सेल होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट कुछ फील्ड्स हैं। आपने शुरू में अपनी एक नीच डिफाइन करनी कि मेरी ये नीच है, मैं इसी के ऊपर वर्किंग करूंगा और इसके अंदर ही अपना नाम बनाना है। अगर हेल्थ केयर को देखना है तो हेल्थ केयर में हर एक फार्मेसी देख लें आप, हर एक की ऑनलाइन को वर्किंग या अपना कुछ कर लें छोटा सा। ठीक है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का कर लें, किसी बंदे के साथ अटैच हो जाएं, उससे मेडिसिन लें, आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर दें। मल्टीपल काम है आप कर सकते हो। या आप किसी हेल्थ केयर वर्कर्स या कोई भी बंदा ऐसा है जो अपनी साइट को रैंक करवाना चाहता है, वो चाहता है कि लोग ऑनलाइन उसे ऑर्डर करें। ठीक है, उसकी होम सप्लाई शुरू हो जाए किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, तो आप उसकी एसईओ के जरिए उससे ये चीज़ें ऑफर कर सकते हो। रियल एस्टेट में दुबई के अंदर, यूएई के अंदर बड़ा इसका वर्क है रियल एस्टेट के हवाले से। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी दुनिया में कहीं भी आप जाओ तो आपको स्पेसिफिक किसी एक नीच के अंदर चले जाओ, एक स्पेसिफिक नीच में मास्टरी करने वाला बंदा कभी भी फील्ड में मान नहीं खाता। वो कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज द मास्टर ऑफ नन। हर फन मौला किसी भी फन का मौला नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी वेरिएशंस हैं। आपको स्पेसिफिक एक फील्ड चूज करनी है और उसके ऊपर वर्किंग करनी पहले दिन से। उसके बाद बिल्ड योर ब्रांड। ब्रांड में क्या क्या बनाना है, पहले तो अपना ब्रांड का नेम चूज करें। उसके बाद लोगो बनाएं। लोगो आप चैट जीपीटी से बना सकते हो। अभी रिसेंटली मैं एक दो कस्टमर्स के लिए काम कर रहा था, मैं शायद आपको हाईलाइट करूँ यहाँ पे। आज सुबह की ही डेट के अंदर मैंने एक दो कस्टमर्स का काम किया है, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ। एक दो कस्टमर मेरे पास आए थे ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से, मैंने उनके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी में होगी चीज़ें, वो एड पोस्टिंग एड वर्किंग के हवाले से काम करते थे, तो उनका एक लोगो बनाया। चैट जीपीटी को सिंपल इंस्ट्रक्शन देनी है, ये बिजनेस का टाइटल है, ये इसके फील्ड है। उनकी को मार्केटिंग एजेंसी के रेलिवेंट एड्स की वर्किंग की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो एड की सेल परचेज जिसे मीडिया बायर्स बोलते हैं वो एक्टिविटी थी। तो ये उनके लिए ऐड बनाया गया। ठीक है, चैट जीपीटी को सिंपल कमांड्स दी हैं। उसके बाद उनको जो है वो सोशल मीडिया की डिफरेंट पोस्टें बना के दे दी हैं। सारा कुछ चैट जीपीटी के साथ चल रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ब्रांड का को बनाना है, वेबसाइट बना लें। जीबीपी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये आप बना लें। देखें, गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ही आपसे वीडियो वेरिफिकेशन मांगता है सीरिए की। उसके बाद लिंक्डइन है, लिंक्डइन के ऊपर पेजेस। ठीक है, और पेजेस के अंदर आर्टिकल्स, ये भी वेब 2.0 का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वेब 2.0 की तरफ वर्किंग है और इससे आपको मेजर बेनिफिट्स, एक तो टैकलिंग बड़े तगड़े मिल जाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर आपके जो कस्टमर अट्रैक्शन है या बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, वो आपके लिए आसान हो जाता है। उसके बाद आगे मूव करते हैं ईमेल। ये आउटरीच के लिए यूज हो, अपनी कोई ईमेल बना लें, जैसे हमने लास्ट टाइम ईमेल की एक टेम्पलेट बनाई थी, तो ईमेल टेम्पलेट के लिए यूज हो गई। जब आप वेबसाइट परचेज करेंगे या जब आप होस्टिंग डोमेन परचेज करेंगे, ठीक है, तो होस्टिंजर वाले अक्सर दे रहे हैं, बाकियों का मुझे नहीं आइडिया। ठीक है, तो होस्टिंजर वाले आपको जो है ना वो इसमें फ्री आपको मेलिंग सर्वर मिल जाता है। मेलिंग सर्वर मिल जाता है जिसके जिसके साथ आप उसी डोमेन का जो है वो, उसी जो डोमेन जो आपने फ्री में क्लेम की होगी उसके साथ की आपको ईमेल भी मिल जाएगी। इस ईमेल सर्वर की जो फ्री वाली कैपेसिटी है, ठीक है, वो तकरीबन 250 मेल्स पर डे की कैपेसिटी होती है। आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो बिजनेस के लिए, लोगों को आउटरीच करने के लिए, और इस वे के अंदर आपका ब्रांड बिल्ड हो जाता है। उसके साथ कुछ सोशल मीडिया के हवाले से अगर आपने इस बिजनेस प्रोफाइल के अंदर अपनी सर्विसेज ऐड करें, ये किस तरह से करनी है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि इस प्रोफाइल के अंदर लिस्टिंग कैसे करनी, क्या क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको गाइड कर। उसके बाद
जब आप अपने ब्रांड बिल्ड करना है, अपनी सर्विसेज को लिस्ट करें। अभी पेंसिल ले लें आसानी से, वो अपनी सर्विसेज को लिस्ट करें, उसके 3 मेजर पैकेजेस बनाएँ, स्टार्टर पैकेज, ग्रोथ पैकेज और प्रीमियम पैकेज। नॉर्मली लोग जो है ना वो ग्रोथ पैकेज की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसी तरह से कोई 3 मेजर पैकेजेस बना लें। प्रीमियम वाले को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स काम करते-करते हमें मिलते हैं जो कहते हैं यार सबसे महँगी सर्विस मुझे दो। मेरा काम तसल्ली बख्श होना चाहिए, ठीक है? तो कहीं न कहीं हमें ऐसे कस्टमर मिल ज़रूर जाते हैं, जो हमारी प्रीमियम प्लान भी खरीद लेते हैं। तो 100 बंदों के साथ आप डील कर रहे हो, उसमें से कोई 3, 4, 5 बंदे ऐसे ज़रूर होते हैं जो प्रीमियम परचेज़िंग करते हैं। उसमें आप अपना प्लान बना लो, स्टार्टिंग आप शुरू में स्टार्ट ले रहे हो, अगर तो पाकिस्तान में काम करना है, ठीक है? लोकल एसईओ करनी है, तो फिर आप स्टार्टर पैकेज 10,000 पे 5,000 से शुरू कर लो, ठीक है? और कस्टमर्स को काम करके दो, 2 कस्टमर पकड़ो, उनका काम करो, ठीक है? पैकेजेज़ बना लो 10,000, 15,000, 20,000 रेंज बना लो इनकी। लोकल करना है, कोई इंटरनेशनल करना है तो $100 से $50 से स्टार्ट ले लो, पर मंथ की बात करूँ। तो रेगुलर बेसिस पे 2 से ढाई घंटे दें और अपनी सर्विस को साइड पर, ठीक है? उसके बाद बात आ जाएगी प्राइज़िंग की, ठीक है? तो प्राइज़िंग आप डिफरेंट बेसिस पे कर सकते हो। रिटेनर बेस क्या है? रिटेन करना है कस्टमर को ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास, आप इनिशियल स्टेज पे हो, आपको पोर्टफोलियो चाहिए, आपके पास 10-12 कस्टमर्स का डाटा चाहिए, तो रिटेनर पैकेज कर लो मंथली बेसिस पे ऐसी। और वाओ ऑफर, कस्टमर हमेशा तब मेरे भाई आपसे परचेज़िंग करता है, जब आपकी ऑफर उसे वाओ ऑफर लगती है। वाओ ऑफर क्या होती है? कि उसके अंदर कस्टमर कहता है आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही, आम बंदा मार्केट के अंदर वही चीज़ 50,000 60,000 रुपए के अंदर सेल कर रहा है और आप 15-20,000 रुपए में दे रहे हो। ये है कस्टमर के लिए वाओ ऑफर। और फिर वाओ किस तरह से आपके पास पोर्टफोलियो भी है कस्टमर को दिखाने के लिए, ठीक है? तो जब ये सारी चीज़ें आपका मैच करती हैं, तो ओवरऑल क्या होता है, कस्टमर फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म में अटैच होता है। तो कस्टमर अपना बजट बना लेता है, यार आपने 10,000 रुपया उससे डिमांड की है, कस्टमर आपको कहेगा भाई 3 महीने मैंने आपसे काम करवाना ही करवाना। तो वो रिटेनर बेस आ जाएगा, आप जब काम करोगे डेली बेसिस पे, कुछ वर्किंग होगी, सोशल शेयरिंग होगी, कुछ टायर के लिंक्स लगाओगे, आर्टिकल लिखोगे, कुछ जो है वो टेक्निकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आईएनपी देखोगे, एलसीपी को सेट करोगे, सीएलएस को सेट करोगे, तो सारी चीज़ें ये रिटेनर में आ जाएँगी। मतलब शुरू में आपका टारगेट रिटेन वाला होना चाहिए। रिटेनर किस तरह से? कि यार मैंने रोज़ सिस्टम खोलना है अपना, मेरी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, मेरा इंटरनेट लग रहा है, मेरा टाइम लग रहा है, मेरा स्किल लग रहा है, ये सारा कुछ लग रहा है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज करने हैं। एक्सपेंसेस में आपके क्या चीज़ आती है? आपका बिजली का खर्चा, आपका इंटरनेट का खर्चा। शुरू में आपने टारगेट यही रखना है कि इस फ़ील्ड में स्टेबल रहने के लिए जो पॉकेट इनकम है वो मैंने इस फ़ील्ड से निकालनी है। अगर पॉकेट इनकम ही मेरे भाई इस फ़ील्ड से अगर आपको नहीं निकलती, ठीक है? 4 महीने, 6 महीने तक वर्किंग करें, उसके बाद छोड़ दें। फिर किसी उस फ़ील्ड में जाएँ, ठीक है। ये मेरा पर्सनल मानना है, हर बंदे की एक लिमिट होती है, ठीक है। अगर इसी लिमिट की बात की जाए तो दुनिया के अंदर जो बड़ा नाम बनाने वाले लोग हैं, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर केएफसी वाले बाबा जी हैं, ठीक है। 1157 जॉब्स पे रिजेक्ट होने के बाद 98वें टाइम पे 1.5 साल के अरसे के बाद जाकर उन्हें पहली जॉब मिलती है, पहली इनकम स्टार्ट होती है, तो उनका जो रिटेनर टाइम था या उनका जो प्ले टाइम था वो 1 साल का था, 1.5 साल का था, उससे आगे वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली लोगों का जिन्होंने करना है उनका 3 टू 5 मंथ ही होता है। 3 से 5 महीने में कुछ ना कुछ इससे खर्चा नहीं निकलता तो हम फील्ड छोड़ देंगे। मेरा अपना टारगेट यही था। लेकिन जब हम पूरे जो है ना वो सारी चीज़ें अपनी फील्ड में लेके आ जाते हैं, ठीक है? तो फिर वो अल्लाह की ज़ात का करम स्टार्ट हो जाता है हमारे ऊपर और चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता एफर्ट्स हैं उनके रिज़ल्ट फ्रूट्स हमें मिलना शुरू हो ही जाते हैं। मैं खुद एज़ ए ग्राफ़िक डिज़ाइनर 2018 की बात है, जब मैंने स्टार्ट किया था फाइवर से पेमेंट आने में 5 महीने लगे मुझे, 5 महीने और 17-18 दिन के बाद पहली पेमेंट निकली। लेकिन उस ड्यूरेशन में एक कस्टमर फाइवर से बाहर आ गया डायरेक्ट लाहौर वाली साइड का था। कस्टमर के साथ मेरी डील हो जाती है $100 पर मंथ के ऊपर, 2 महीने उसने काम करवाया, तब तकरीबन ₹140 का डॉलर था। 2 महीने में ₹28,000 उस बंदे से मैंने अर्निंग कर ली ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड से।
तो हुआ क्या कि इस फील्ड से पैसे निकलने शुरू हो गए। थोड़े से कमा लिए, हम माइंड बना के अब इसको हम स्केलेबिलिटी की तरफ लेके जाएँगे। इसी तरह से अपने इस फील्ड के अंदर को टारगेट रख लें कि मुझे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल या व्हाटएवर जो भी आपकी लिमिट है उसके मुताबिक रख लें। इस फील्ड से पैसे निकालने हैं और उस हिसाब से आप जो है वो वर्किंग शुरू करें। कुछ ना कुछ ज़रूर निकालना है ताकि आपके बेसिक एक्सपेंसेस, शुरू में जब मैं यूनिवर्सिटी में था हम भी, हमारी ड्यूरेशन भी यही रही है कि हम वीकली बेसिस पे अगर 5-6 हज़ार रुपया निकलता है इस फील्ड से, तो हम बड़े खुशहाल हैं। ठीक है, बाइक का खर्चा निकल रहा है, खाने-पीने का खर्चा निकल रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी टाइम पे जो मेरी एक्टिविटीज़ थी, शुरू में थोड़े कम थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे-जैसे महीने गुज़रे, साल गुज़रे, ऐसे-ऐसे कस्टमर हिट होने, वीकली टारगेट 15-16 हज़ार रुपए पे चला गया, 20 हज़ार रुपए पे चला गया। तो उस ड्यूरेशन में जहाँ पे हमारे कोलीग्स या बाकी लोग 10-10, 20-20 हज़ार की जॉब्स करने पे, पार्ट टाइम होम ट्यूशन्स पढ़ाने पे मजबूर थे। हम उस टाइम पे भी 70-80 हज़ार रुपया कमा रहे थे, क्योंकि हमने एक फील्ड में मास्टरी की थी। हमने अपनी एक नीच सेलेक्ट की थी, अपना ब्रांड बनाया था और ब्रांड की लिस्टिंग की थी, सर्विसेज़ के पैकेजेज़ बनाए थे और प्राइसिंग को इस तरह से एडजस्ट किया था कि बंदा मजबूर हो जाए, उसे कहीं भी और जगह से इस तरह की परफेक्शन ना मिले। फिर इसके लिए आपने एक और काम करना है, आपने अपने यूएसपीज़ डिफाइन कर। यूएसपी स्टैंड फॉर यूनिक सेलिंग पॉइंट, मतलब मार्केट में बाकी लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं और आपकी क्या ऑफरिंग्स है, आप उनसे बेहतर किस तरह से हो, ये थोड़ी-सी 2-3 पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद आगे वर्किंग की बात करें तो आप रिटेनर बेस पे शुरू में जाएँ पहले 3 महीने के लिए, फिर आप कस्टमर को प्रोजेक्ट बेसिस पे कर लें, 3 महीने का, 2.5 महीने का प्रोजेक्ट डिफाइन कर लें, आवरली बेसिस पे अपवर्क के ऊपर डिफरेंट ऐसी रिमोट जॉब्स हैं जो आवरली बेसिस पे पे करते हैं। अपवर्क के ऊपर मिनिमम जो पेमेंट है वो $3 की है, 1 घंटे का $3। अब वो उसमें 40 प्लस आवर्स की वर्किंग आपको मिल जाती है, लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट करनी होंगी। वो एफर्ट्स किस तरह से होंगी सारी आपको आगे गाइड करूँगा। ब्रांड बनाएँ, लोगों को अपना ट्रस्ट बनाएँ, फ्री में ऑडिट करके दे दें। ऑडिट फिर आप ऑडिट भी सेल कर सकते हो। जब आप काम सीख जाते हो, आप ऑडिट भी सेल करना शुरू करते हो। पोर्टफोलियो की बात करें, इसमें रिटेनर बेस्ड सर्विसेज होंगी, तो केस स्टडीज़ ऐड करें। अपनी शुरू में आप नहीं कर सकते केस स्टडीज़, क्योंकि आपके पास काम ही नहीं है। आप फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बातों को कॉपी करें और उनको रेफ़रेंस दें उनका। एक बंदा जो कर रहा है, उसको फ़ॉलो करें, उसकी केस स्टडी कस्टमर के आगे रख दें। उसे बताएँ कि ये बंदा है, इसने ये काम किया, इसके अगेंस्ट ये रिज़ल्ट्स आए, ठीक है। इसकी जो प्राइसिंग है, वो $400-500 पर मंथ की है, ठीक है। मंथली बेसिस पे ये इतने पैसे लेता है, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया बनता है। सेम यही काम, यही एक्टिविटी अच्छे रिज़ल्ट्स के साथ मैं आपको 15-20 हज़ार, 30 हज़ार रुपए में करके दूँगा। इस तरह से आप अपना उस बंदे की केस स्टडी को रेफ़रेंस बना के अपना अपना मंज़न बेच सकते हो। दिस इज़ अ वे है कि जिसके अंदर आप मार्केटिंग करते हो। फिर टेस्टिमोनियल्स है, जिस कस्टमर के साथ काम करते हो उससे फीडबैक लो, वो अपने गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल पे ले लो, डिफरेंट और जगह पे उससे रिव्यूज़ ले लो। अपवर्क फ्रीलांसर पे ऑटो हमें मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स की बात करें, तो जो-जो रिपोर्ट्स बनाओगे, इनिशियल रिपोर्ट काम शुरू करते टाइम जो रिपोर्टिंग मैंने आपको लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर सिखाई थी, इनिशियल और फाइनल रिपोर्ट, कंपैरिज़न, वर्किंग, सारा कुछ कस्टमर खोल के दिखाएँ, उससे उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है और एट द एंड आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कस्टमर कैसे गेन करने हैं, फाइवर, अपवर्क, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा एक अलग टॉपिक है फ्रीलांसिंग के ऊपर, ठीक है। और लिंक्डइन के ऊपर मैंने आपको पहले ही हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। लिंक्डइन के ऊपर अपने पेजेस बनाएँ, पेजेस के ऊपर आर्टिकल्स लिखें, अपनी पोस्टिंग इसमें रेगुलर बेसिस पे करें, अपनी प्रोफाइल्स को एक्टिवेट रखें, वही पोस्टें जो आपने गूगल बिज़नेस प्रोफाइल के लिए बनानी है, लिंक्डइन के ऊपर भी पोस्ट करें, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर लोगों को आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दें, सिमिलर लोगों को, वहाँ से कर सकते हैं या फिर कोल्ड ईमेल भेज दें। ईमेल्स का डाटा ईमेल एक्सट्रैक्शन आपको मैं करनी नेक्स्ट लेक्चर में सिखा दूँगा। ये 2-3 हमारे छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, ये मैं कवर करवा दूँगा। ईमेल एक्सट्रैक्ट कैसे करनी है और फिर उनको प्रोसेसिंग में कैसे लेके आऊँ। उसके बाद रेफरल्स, लोगों को अपने साथ अटैच करें। किसी एक बंदे का काम कर रहे हैं, उसे आप हाइलाइट करो कि आप इसके रेलेवेंट अगर कोई और काम है किसी दोस्त का, आप मुझे रेफ़र कर दो, मैं आपको रेफ़र कमीशन भी दे दूँगा। तो इस तरह से करके आप डिफरेंट बंदों के साथ कोलैब्स भी कर सकते हो। चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। हमारे मोस्टली जो कस्टमर्स हैं,
या तो हमें रेफरल इस तरह से मिल जाते हैं, हम उनके साथ पहले काम कर चुके हैं, तब हमें रेफरेंस मिल जाता है तरह बंदों की। फिर उसमें डिफरेंट मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो कोई ऐसा काम उनके पास आ जाए, वो काम कर रहे हैं फील्ड में, तो ऐसा काम आ जाए जो वो नहीं कर सकते, वो मेरे पास आ जाता है। ठीक है, हम स्टूडेंट्स को भी परसेंटेज दे देते हैं, 10%, 15%, 20%, जो भी एक स्टैंडर्ड चल रहा होता है प्रोजेक्ट की वैल्यू के ऊपर। वो को प्रोजेक्ट $500 का है तो उस बंदे को भी उस हिसाब से बेनिफिट हो जाना है। ठीक है, उससे भी $100 मिल जाने हैं, 20% हो तो ये मतलब 30,000, 28-30,000 अगले बंदे को सिर्फ कस्टमर कनेक्ट करवाने का मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, अगले बंदे का आपके ऊपर भी ट्रस्ट बनता है और बाकी चीज़ों के ऊपर भी। मोस्टली जो रेफरल्स हैं हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहे होते हैं, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी अच्छा काम करके दो बंदे को इत्मीनान में लो, इंशाल्लाह आपकी एजेंसी ग्रो हो जाएगी। फिर आपको डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसको आपने बेहतर करना है। कस्टमर को रिमाइंडर देना है, फॉलो-अप करें, कॉल करें, ऑडिट करके रिपोर्ट दें, प्रपोज़ल सेंड करें, ये ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, व्हाट्सएप के ऊपर भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट बेस कर लें, ठीक है। ऑनबोर्डिंग करनी है, ऑनबोर्डिंग क्या होता है, कस्टमर का काम शुरू कर देना। तो इन प्रोसेसेस को फॉलो करें, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बनाएँ। ऑनबोर्डिंग के लिए अब ये डिफरेंट चीज़ें, ऑनबोर्डिंग के प्रोसेस के अंदर आप कस्टमर के ये अकाउंट सेट करें, होस्टिंग उसकी अपने हैंडओवर लें और गोल सेट करें। एजेंसी के जो टूल्स हैं, चैट जीपीटी वन ऑफ द बेस्ट टूल, जेमिनी है, डीप सीक है, सोरा है, मल्टीपल ऐसे अब तो एआई टूल्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो मेजर इंजन्स हैं उसमें चैट जीपीटी सबसे, मेरा चैट जीपीटी क्योंकि ट्रेन हो चुका है, हर बंदे के अकाउंट का डिफरेंट हिसाब किताब होते हैं एक्टिविटी वाइज, तो हमने इसे डाटा इतना प्रोवाइड किया अपने रेलिवेंट कि अब ये हमें हमसे ज़्यादा जानता है। ठीक है, तो जितना आपके मॉडल्स ट्रेन हो जाते हैं, चाहे वो फ्री वाला है, पेड वाला है, इससे कोई कंसर्न नहीं है। जितना ज़्यादा ट्रेन हो जाएगा, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल है, और इसको इस्तेमाल सही से करना सीखें। अच्छा टूल है, महँगा है, तो बहुत सारे लोग फ्री में इस तरह के सब्सक्रिप्शन दे देते हैं। ठीक है, को आप उससे को 10 $10 की, को ₹3,000 की सब्सक्रिप्शन लो, उसके ऊपर आपको मल्टीपल टूल्स का पूरा सेट ही मिल जाता है, वो खरीद लें। एसओपीज़ हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, ये बनाएँ। ऑडिट करना है कि आपने सबसे पहले ऑडिट ही करना है, फिर कीवर्ड रिसर्च करनी है, ऑन पेज एसईओ और उसकी रिपोर्टिंग करनी है। ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल जो भी वर्किंग कर रहे हो आपने उसके अकॉर्डिंग ही वर्किंग करनी है और कस्टमर को सेंड करनी है। हायरिंग का प्रोसेस है, जब आप इस लेवल पे पहुँच जाते हो, ठीक है, कि अब कस्टमर आपको $500 दे रहा है, ठीक है, कस्टमर से आप 200 $250 ले रहे हो और आप स्केल करना चाहते हो ब्रदर, तो फिर बेहतर ये है कि अपने काम को, अपना मार्जिन थोड़ा करके, ठीक है, आगे बंदे साथ रखने शुरू कर दो और प्रोजेक्ट बेसिस पे बंदे रखो। मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं वो डिफरेंट ग्रुपों में पोस्टिंग करें जॉब्स के हवाले से, ठीक है, लोगों को साथ अटैच करें। अगर आप अपने से ट्राई करें, अपने से सीनियर या एक्सपर्ट बंदे के साथ पैचअप करें। क्यों? क्योंकि उस बंदे से एक तो आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा, सेकंड नंबर के ऊपर काम करवाते वक़्त आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। कस्टमर की हर बात को समझने वाला वो पर्सन है जो पहले फील्ड में काम कर चुका है। एमेचर न्यू लोगों से थोड़ा-सा शुरू में परहेज़ करना है। उसकी वजह ये है कि न्यू पर्सन जो है ना, उसे काम पूरा करना नहीं आता। बहुत सारे ऐसे हिडन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो कस्टमर डिमांड कर रहा होता है, नए बंदे को नहीं पता होता। तो हायरिंग भी करनी है या अपने साथ लोगों को एफ़िलिएट प्रोग्राम में या परसेंटेज पे जॉइन भी करना है, तो एक चीज़ का ख़्याल रखें, आपने एक्सपर्ट लेवल के बंदे को ही साथ लेके चलना है। आम बंदे को आप लेके चलेंगे, होगा क्या, टाइम वेस्ट होगा, पैसे ज़ाया होंगे, कस्टमर ख़राब हो जाता है। हम भी कर रहे हैं, इवन एजेंसी के अंदर स्केलिंग है। हमारे एक-एक कस्टमर हमें बार-बार क्यों रेफ़र कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम अच्छा काम करके दे रहे हैं, अच्छे काम, क्वालिटी वर्क है, जो कमिटमेंट करनी। 2 पिलर हैं किसी भी बिज़नेस की, 2 मेजर पिलर्स। एक क्वालिटी वर्क, सेकंड आपकी कमिटमेंट। कमिटमेंट करनी है, पूरी करें, गलत बयानी ना करें। आपके साथ कोई मसला है, काम टाइमली नहीं हो सकता, डेडलाइन मीटअप नहीं हो रही, कस्टमर को क्लियर हाईलाइट करो, उससे टाइम ले लो, नहीं हो पा रहा माज़रत कर लो, अपने बिहेवियर को बिल्कुल पोलाइट करें। फिर ही क्या होता है, ऑटोमेशन अप्लाई होती हैं, स्केलिंग फिर आपकी शुरू होती है। जब एक कस्टमर आपको 10 कस्टमर और ला के देना शुरू कर दें, या दूसरा कस्टमर, एक बंदा दूसरा भी बंदा ले आया है, तो आपका काम चल जाता है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक बार कस्टमर हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, उसके बाद कस्टमर जो है वो साल-साल हमारे साथ चलता है। ठीक है?
तो ये चीज़ें इस तरह से ही वर्किंग करती करती हैं, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, जो टीममेट्स हैं उनका भी ख़्याल करो, लेकिन टीम बनाते वक़्त, हायरिंग करते वक़्त एक चीज़ का ख़्याल रखना है, वो क्या है कि जिस बंदे को साथ अटैच करना है, उस बंदे को अगर किसी जूनियर को कर रहे हो, किसी इंटर्नी को कर रहे हो, ऑफ़िस बेस्ड कर रहे हो, तो उसे हर चीज़ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बंदे को एक ही काम के ऊपर रखो, एक ही वर्किंग उससे लो, ठीक है? ताकि अगर वो बंदा टीम से हट जाए, तो कल को आपके मुकाबले में आपका कॉम्पिटिटर ना बन जाए। वो एसईओ वाला बंदा है तो उसे एसईओ ही करवानी है, वो एसईओ के अंदर ऑन पेज वाला बंदा है तो उससे ऑन पेज ही करवानी है। वो गुर की चीज़ें हैं जो हमारा एक्सपीरियंस बता रही हैं, ठीक है? राइटर है तो उससे राइटिंग ही करवानी है, डिज़ाइनर है तो उससे डिज़ाइनिंग ही करवानी है। डिज़ाइनर को नहीं कहना कि आप सोशल मीडिया हैंडल करो, डेवलपर को नहीं कहना कि इसको जो है ना वो डेली बेसिस पे मेंटेन भी करो, ठीक है? जिसका जो काम है उससे वही करवाओ, फिर ही आपकी एजेंसी चल सकती है। नहीं नहीं तो होता ये है एजेंसी के आपने बड़ी मुश्किल से 5 या 10 क्लाइंट्स इकट्ठे किए हैं। हर बंदा 1-1, 2-2 कस्टमर लेके भाग जाएगा, आप फिर वहीं पे आ जाओगे जहाँ से आपने शुरू किया है। तो कस्टमर की कोई भी बात, कोई भी मैसेज, कोई भी स्क्रीनशॉट पैसों वाला किसी भी अपने एम्प्लॉयी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हायरिंग करनी है, एक चीज़ मेक श्योर करनी है, ऑफ़िस भी आप फिज़िकल बना रहे हो, तो कस्टमर के साथ जो मीटिंग है, वो मीटिंग आवर्स में रखें उस टाइम पे जहाँ पे आपके एम्प्लॉइज़ अवेलेबल नहीं हैं। ये मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है। होता ये है कि आपने 2-3 साल लगा के एक स्ट्रक्चर खड़ा किया होता है, ठीक है। अब 2-3 साल जिस बंदे ने काम किया ना उसके पास ऑब्वियस सी बात है कुछ पैसे भी हैं, ठीक है। 2-3 साल कोई भी बिज़नेस है हमारे पाकिस्तान की एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड है उसमें क्या है कि 2-3 साल को बच्चा मेहनत करता है, घर वाले या तो घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं या फिर बच्चे के लिए कोई पोर्शन डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, ठीक है। बच्चे की एफर्ट्स लगती हैं उन चीज़ों को बनाने में, सारा कुछ बाज़-औक़ात ऑफ़िस में नहीं भी टीम की तरफ हर टाइम टीम के ऊपर नहीं खड़ा टीम के सर पे नहीं खड़ा हो सकते हैं। उस ड्यूरेशन में क्या होता है हम टीम के सामने ही कस्टमर से मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब मीटिंग में कस्टमर को हम 3 लाख की 4 लाख की कोटेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब वो कोटेशन के साथ चल क्या रहा है? वो अगला बंदा कहता है यार ये कस्टमर तो मैं हैंडल कर रहा था सोशल मीडिया, मैंने ऐड चलाई थी, मैंने डिज़ाइन किया था, फिर आया कस्टमर, ठीक है। इसका मतलब क्या है काम हम कर रहे हैं, घर बॉस के बन रहे हैं, चीज़ें मामलात बॉस के ठीक हो रहे हैं। तो ये जो अगले बंदे के अंदर आ जाती है ना अनापरस्ती, फिर वो लोग क्या करते हैं, आप पैसे भी दो, आप खाना भी खिलाओ, आप बहुत अच्छा ट्रीट करो, एट द एंड वो आपकी जनें काटते हैं। वही कस्टमर्स को लेके भाग जाते हैं, आपकी साथ टीम को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो हायरिंग करते वक़्त या ये कुछ पॉइंट्स हैं इन्हें आपने फ़ॉलो ज़रूर करना है। कस्टमर की जो भी बात है, कस्टमर की तनकीद डायरेक्टली शेयर करो टीम के साथ, ठीक है? कस्टमर कहता है भई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कभी ना बताओ अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जो मुतल्लिका लोग हैं उन्हें कभी नहीं बताना। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि आप बहुत अच्छे हो और आप बहुत कमा रहे हो, आप बहुत स्टेबल हो। आप सिर्फ़ उन्हें दिखाओ कि भई मैं रात को 4-4 बजे तक सुबह तक मैं जागता हूँ। मैंने डे एंड ओवरनाइट कुछ भी नहीं बना, मैंने हर दिन मेहनत की है। तो फिर मेरे भाई आप आगे निकल सकते हो। इसके बगैर कोई तीसरा ऑप्शन अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। बहुत सारे हमारे कोलीग्स थे, सीनियर्स थे, टीचर्स थे, इवन हमारे टीचर्स तक ने हमसे ही बात नहीं की। मैं एक कॉलेज के साथ वर्किंग कर रहा था, तो मैं अपने टीचर के पास जाता हूँ, वो टीचर आगे से शेखी बघारते हैं। हाइलाइट क्या करते हैं, मैं इस ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ। मैं पूछता हूँ, मैं कहा सर आप कैसे इस ब्रांड के साथ अटैच हो गए? ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है। मतलब सारी चीज़ें है ना बात अंदर की निकलवाने के लिए आपको कुछ मस्का भी लगाना पड़ता है। वो कहते हैं मैंने इनकी साइट बनाई थी, मैंने ये किया, वो किया। मैं कहा सर आपको पता है सोशल मीडिया उनका कौन हैंडल कर रहा है? उसके ऐड कौन चला रहा है? उसके ग्राफिक्स कौन बना रहा है? नहीं, मैं कहा सर वो ये लें अकाउंट देख लें, ये इनके ऐड चल रहे हैं। तो इस तरह से भी होता है अगर लोग आपको सही बात खुल के बताते भी नहीं। अब मैं बताता हूँ मेरे पास कैसे हैं ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हर किसी को बताने की नहीं है, ठीक है। तो हर बंदे की स्टोरी जो है ना वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जब आप उसके मुकाबले अब वो टीचर हैं उनका कोई 10-12 साल मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैं भी उस ब्रांड का काम कर रहा हूँ, वो भी उस ब्रांड का जिस ब्रांड का उन्हें बड़ा नाज़ है वो काम कर रहे हैं,
ठीक है, जिन्होंने ना जाके मैंने वेबसाइट बनाई है, उसका ए टू जी पोर्टफोलियो, ग्राफिक्स, केस स्टडीज, उनका प्रोस्पेक्टस, उनके एप्लीकेशन, उनके हर चीज तक मैंने डिजाइन की है। तो ये चीजें बड़ा फर्क करती हैं। जब फिर अगले बंदे को लगता है ना कि यार ये बंदा मेरे मुकाबले में आ रहा है, फिर लोगों की जो है ना वो साइकी चेंज होती है। ठीक है, फिर लोग जो है ना वो आपको टीज करने की तरफ आते हैं। सही है, मेरे भाई मेहनत करनी है, लेकिन जिस बंदे को जिस फील्ड में जिस काम में लगाया उससे वही काम लेना है। उसे शिफ्ट नहीं करना कि मेरे पास वैकेंसी दूसरी है, वो बंदा मुझे गेड़े करवा रहा है तो मैं आपको ही वो काम दे दूं, आपके चलो थोड़े पैसे मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एट द एंड होता ये है, आपकी बनी बनाई टीम, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है, और फिर एट द एंड गंदे भी आप होते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना है हायरिंग करते वक्त। फिर ही मेरे भाई जब एक कस्टमर को आप मल्टीपल टाइम सेलिंग करते हो डिफरेंट सर्विसेज की, जैसे ग्राफिक्स भी बेच दी, उसे एसईओ भी दे दी, उसे साइबर सिक्योरिटी की भी सेल सर्विस दे दी, उसे मल्टीपल आप सर्विसेज देते हो, तो इस प्रोसेस को एक ही बंदे को बार बार चीजों को बेचने का जो प्रोसेस है, इसको अपसेलिंग बोलते हैं। ये तब ही पॉसिबल है जब आपके पास पूरी टीम हो, और टीम सिर्फ दिखाने की टीम हो, वर्किंग वाली टीम नहीं। वर्किंग हर बंदे को पता है, मैं अगर टीम से अलग हुआ तो मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, ये वाली चीजें मैं नहीं कवर कर पाऊंगा। ठीक है, टीम आपकी हमेशा तब ही बनती है, और टीम को मेंटेन करना ये वन ऑफ द बेस्ट वे टीम मैनेजमेंट है। ऑफिस मैनेजमेंट है, ऑफिस भी बनाना है। हर बंदे का, हर ऑनलाइन पर्सन का जो अच्छी इनकम जनरेट करना शुरू कर दे या शुरू करता है, उसका एक शौक होता है, उसका एक ख्वाहिश होती है, एक ड्रीम होता है कि मुझे मेरा ऑफिस चाहिए, बड़ा अच्छा, बड़ा वेल फर्निश, सारा कुछ हो, प्रॉपर एयर कंडीशन एनवायरनमेंट हो, हर चीज़ मेंटेन हो। ठीक है, तो उसके लिए जब भी वर्किंग करनी है, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, प्राइवेसी आपकी और कस्टमर की मेंटेन होनी चाहिए टीम के अगेंस्ट। अगर आप नहीं कर पाते, ठीक है ब्रदर, आपकी टीम ही आपके कस्टमर लेके भाग जाएगी। होता ये है, मिलने वाला जो आपको 1.5-2 लाख रुपया कस्टमर देने वाला है, वो आपके टीममेट में से किसी एक बंदे का कोई रिश्तेदार, दोस्त, यार, या किसी दोस्त का भाई, कुछ निकल आता है, लिंक निकल आता है उसका, और वही पर्सन जो आपके पास बैठ के 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये पे जॉब कर रहा है, वही उस कस्टमर को ले उड़ता है, और आपका 2-2.5 लाख रुपया पीछे रह जाता है, वो बंदे आगे निकल जाते हैं। तो इसको बहुत अवॉइड करना है। यही वो मिस्टेक है, अंडर प्राइसिंग शुरू में आप करें, गारंटी किसी को कुछ नहीं देनी। गारंटीज देने वाला बंदा हमेशा स्कैमर है। जो बंदे कहते हैं सर रातों रात आपकी वेबसाइट का डीएपीए बढ़ा देंगे, वो फेक काम करें, अगले दिन हफ्ते बाद प्लेंटीज पढ़नी शुरू होती हैं, साइटें सच्ची से गायब हो जाती हैं। कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन रखें। क्लियर कम्युनिकेशन, पुअर कम्युनिकेशन होती कहाँ पे है, आप कस्टमर को बताई जा रहे हो, बताई जा रहे हो, अगला बंदा सुनने ही नहीं चाह रहा, उसके मुताबिक बात ही नहीं है। तो हमेशा कम्युनिकेशन के अंदर जब भी कोई बंदा आपसे कहता है मैंने आपका ऐड देखा है, आपने उससे पूछना है उसको उसके क्या मसाइल हैं, उसका क्या बिजनेस है। उसको कम से कम 1 मिनट, 1.5 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट उसकी ज़रूर हमने सुननी है। वो 40 सेकंड सुन लें, वो 60 सेकंड सुन लें, वो कॉल पे है, वो मीटिंग में है, पहले 10-15 मिनट आप अगले मुद्दे को हैंड ओवर कर दो कि भाई अपने सारे मुद्दे, सारी चीज़ें सामने रखो मेरे, कॉपी पेंसिल पकड़ो, पॉइंट नोट करने शुरू करो। ठीक है, और उन पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप कवर कर दो। इससे होगा क्या, उसे बताओ कि आपका ये मसाइल है, इसका ये हल है, इसका ये मसाइल, ये हल है, सारे पॉइंट्स किसी नोट पे लिख लो, चैट जीपीटी को दे दो, उससे उसके आंसर ले लो। जब वो बंदा अपनी बात खत्म कर ले, उसके बाद उसके साथ वो पॉइंट शेयर करो, मैं ये काम करूंगा, मैं इस तरह से आपकी चीज़ों को बेहतर कर दूंगा, ये आपके इस मिसाइल का ये हल है, इसका ये हल है। आप 3 से 4 सोल्यूशन जब उसे प्रपोज करते हो उसके मसले मसाइल के, आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली पुअर से बेहतर की तरफ जाती है, और क्लाइंट आपका पक्का हो जाता है। प्रैक्टिकल की तरफ चलें, तो एक एजेंसी प्लान आपने क्रिएट करना है, एसईओ एजेंसी प्लान, और उसकी प्राइस, यही आपका होमवर्क है। इसमें आप वेबसाइट लॉन्च करनी चाहो कर लो, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, अप टू यू। रोड मैप सिंपल है, पहले अपनी ब्रांड की चीज़ें हाईलाइट करें, सोशल मीडिया अकाउंट सेट करें, फिर क्लाइंट पकड़ें, क्लाइंट उसको रिजल्ट दें, और इस सेटअप को स्केल करें। यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आ, तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल वे के अंदर 2026 में अपनी एजेंसी आप किस तरह से चला सकते हो, ये हाईलाइट किया है। ठीक है, और इसमें मैंने मैक्सिमम लेवल पे कोशिश की है कि जो हमारे साथ मसले मसाइल आए वो आपके साथ शेयर किए जाएं, ताकि आप उन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से कवर करके अपनी एक सक्सेसफुल एसईओ एजेंसी या कोई भी एजेंसी आप ऑपरेट कर सको।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जो आपने समझाया है वो स- उसमें कुछ चीज़ें आई थी, लेकिन आपने वो बाद में क्लियर भी कर दी। हो। वो होती हैं तो चीज़ें। वो क्या है? हम्म, कोई नहीं, इंशाल्लाह ये चीज़ें आप वर्किंग करनी शुरू करें इस पे, ठीक है। मेरे भाई दिल नहीं भी कर रहा तब भी करें, क्योंकि जो सक्सेसफुल वर्किंग है ना, वो कोई भी वर्किंग है, कोई भी एजेंसी या कोई भी वर्किंग है, सक्सेसफुल वो तब होगी जब आप उससे कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे और रिजल्ट्स के बाद उसको स्केल करेंगे। और स्केलिंग में जो नॉर्मली मसले मसाइल एक न्यू कमर्स के लिए आते हैं, वो मैंने आपको खोल के बयान किए हैं। कुछ हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो भी शेयर किया है, ताकि आप इन चीज़ों को कवर कर सको और एक सक्सेसफुल एजेंसी को स्टार्ट कर सको और इसे बेहतर तरीके से लाइफ में आगे लेके चल सको। लाजमी नहीं है ये सारी ज़िंदगी एक ही एजेंसी रहेगी, ठीक है। कल को आपको नया स्किल सीखते हो, आप इस एजेंसी के नेम के अंदर ऐड कर दो, इस तरह से कवर हो जाए।